ठीक। इससे पहले मेरी स्टूडेंट से बात हुई थी, जैसे कि अभी आपने बताया ऐश्वर्या, सभी ने कुछ ना कुछ बेसिक कंटेंट पढ़ा है रिलेटेड टू फिलोसफी। मैं आपका बेसिक कंटेंट चेंज नहीं करना चाहता, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं ये कंटेंट प्रोवाइड करके? ये जो हमारा कंटेंट है, इसमें हमने कोशिश की है टू प्रोवाइड सम डिफरेंशिएटेड थिंग्स। डिफरेंशिएटेड इन द सेंस दैट कि जो शायद ट्रेडिशनल आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट नहीं है, या फिर है, तो फिर वो जो जिस तरीके से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर स्टूडेंट उनको वैसे ही प्रेजेंट कर रहा है। सो एग्जामिनर जो आपका इवेल्युएटर है, उसको लगता है कि यू हैव जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड द सेम स्टफ, यू हैव वॉमिटेड द सेम स्टफ इन दी पेपर। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है सबसे पहले, इसलिए हम ये आपको ये जो थोड़ा सा कंटेंट दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं। दूसरा ये कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन करें। जैसे कि हमारे ये डॉक्यूमेंट है, आप देखोगे प्लेटो और एरिस्टोटल को हमने इंटीग्रेट करके यहाँ पे पढ़ाया है, बताया उसके बारे में, ताकि आप जब प्लेटो लिखें तो एरिस्टोटल मिस ना हो जाए। सर आपकी क्योंकि आवाज थोड़ा सा ब्रेक कर रही है, अभी अभी थोड़ा ब्रेक करने लगी है। 1 सेकेंड ना, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है सर। अभी क्लियर नहीं आ रही है मेरी आवाज? नहीं सर, मुझे तो एक नहीं आ सेकेंड, रही क्लियर। विवेक आप बता सकें? विवेक? अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ हाँ सर, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, मैंने ईयरफोन्स हटा दिए हैं, अब सही आ रही होगी। ठीक है, हाँ तो सही। अभी तक बोल रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कुछ डिफरेंशिएटेड कंटेंट आपको दें और इंटीग्रेट करें जो हमारे डिफरेंट फिलोसफर्स है उनको। जैसे कि आप हमारी पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने कांट तक के फिलोसफर्स को प्लेटो और एरिस्टोटल तक कंपेयर किया है। और ये सिर्फ हमने आर्बिट्रेरीली नहीं किया, हमने एनआईओएस के जो मटेरियल है, वाई मसीह की बुक है, जो बर्टन रसल की बुक है, वहां से चीजें इंटीग्रेट करी हैं ताकि आपके आंसर्स में चीजें डिफरेंशिएटेड होके आए। 300 प्लस का हमने एम रखा है, तो वो एक फॉल्स क्लेम नहीं है, एक कोई हाइपरबोल बात नहीं है। हमको ये 300 प्लस अचीव करना है। कैसे करेंगे? कि हमारे आंसर्स डिफरेंशिएटेड हो, क्रिस्प हो, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन हो, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ आपने सोर्सेस पढ़े हैं, कि हाँ आपने फिलोसफी पढ़ी है। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए आप पीडीएफ एक्सेस कर पा रहे हैं ना, जो मैंने भेजी है? हाँ जी सर जी, इंटीग्रेटेड वाली आप जो बात बोल रहे हैं जी सर, दिख रहे हैं इसमें। दिख रही है ना? ठीक है, यस सर। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इस पीडीएफ से ही स्टार्ट करता हूँ हमारी। ठीक। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, जो मैं पीडीएफ खोल रखी है मैंने? हाँ हाँ दिख रही है। ठीक है, ओके। देखो, फिलोसफी के अंदर मेन क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे आप में से कोई बताए कि मुख्य सवाल क्या है दर्शन शास्त्र के अंदर, फिर हम जल्दी से चीजों पे आएंगे। मतलब एक तो है मेटाफिजिक्स, व्हाट इज रियल, और हाउ कैन वी गेट द नॉलेज ऑफ दैट रियल, हाँ एपिटेमोलॉजी। हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि रियल क्या है, सत्ता क्या है ना? और दूसरी बात कि वो सत्ता को जाने कैसे, क्या सोर्सेज हो सकती है उसको जानने के, तो वो हमारी एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगी। फिर ये है कि जान तो गए, अब जानने से हमारी क्या भलाई हो, तो वो एक्सियोलॉजी वाला पार्ट आता है, जहाँ पे वो जो हम बोलते हैं ना कि ज्ञान है बट ज्ञान आचरण में उतरना चाहिए, ज्ञान से कुछ फायदा होना चाहिए, तो वो वाली बात आती है एक्सियोलॉजी में। तो हमने जैसे कि जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर हैं, या फिर इंडियन फिलोसफी भी आप देखोगे, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी और लिबरेशन वाली बात होती है वहाँ पे। और जो अपने वेस्टर्न फिलोसफर हैं मोस्टली, उनके अंदर ये वाली पार्ट बात आती है, जहाँ पे ये इनकी पहला मेटाफिजिक्स आएगी, फिर एपिस्टेमोलॉजी आएगी, और कहीं ना कहीं उनका एक्सियोलॉजिकल पार्ट भी आएगा। तो इसी 3 मेन हेडिंग में हमने इनको दोनों को डिवाइड किया है, प्लेटो और अरिस्टोटल को। प्लेटो सब्सटेंस वाले जो बेसिक क्वेश्चन था उन्हीं को आंसर कर रहा था, जो इससे पहले भी बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन थे जो पार्मेनाइडिस ने उठाए थे। पार्मेनाइडिस ने बोला था कि इट इज अ अनचेंजिंग रियलिटी, इट इज अ कांस्टेंट रियलिटी। और वहीं पे हेराक्लिटस था, ही वाज सेइंग दैट सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
You might have heard about this that famous exam जो UPSC has also asked in the essay paper. बता सकते हैं कौन सी थी वो? One cannot. Sir, वो है ना, one cannot bathe twice in the same river. yes. क्योंकि कांस्टेंट चेंज हो रहा है. तो प्लेटो वहां से आ रहा है. प्लेटो ने दोनों की बात सुनी. He heard both of them. And he reconciled their ideas by positing that forms are immutable while physical world is in flux. कि परमानेंस भी है और फ्लक्स भी है. राइट. पाइथागोरस से भी इन्फ्लुएंस था प्लेटो. हाउ? क्योंकि पाइथागोरस ने एक मैथमेटिकल ऑर्डर की बात की थी, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज की बात की थी, जो कि हमको दिखता है प्लेटो के फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट में. यहाँ पे वो परफेक्ट और इटर्नल चीजों की बात करता है जो सेम मैथमेटिकल ऑर्डर में आती है और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज में आती है. राइट. अब की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं प्लेटो के अंदर? सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है हमारा थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. पूरी मेटाफिजिक्स उसकी इन एब्स्ट्रैक्ट नॉन मटेरियल फॉर्म्स के अराउंड ही रोटेट करती है. प्लेटो इनको ट्रू रियलिटी मानता है. प्लेटो मानता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सिर्फ शैडो है, इमिटेशन है इन परफेक्ट टेम्पलेट्स की. टेम्पलेट्स को हिंदी में बोलते हैं खाके. भाई कुछ खाके हैं, उनमें से कुछ इम्परफेक्ट चीजें निकली है. खाके तो अपने आप में परफेक्ट है, बट जो निकला है, जो आउटपुट निकला है, वो इम्परफेक्ट है. ये आपको पॉइंट समझ में आया? इसके बाद आता है डुअलिज्म. अब देखो ये शब्द हमेशा इस्तेमाल करें, जैसे मैंने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल किया. डुअलिस्टिक ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी का मतलब बता सकता है कोई? ऑन्टोलॉजी रियलिटी से रिलेटेड है. रियलिटी. सॉरी, एक टेक्निकल ग्लिच था. अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे. ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? सर रियलिटी से रिलेटेड है. इसका मतलब नहीं, इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस. अस्तित्व किन चीजों का है? अस्तित्व किन चीजों का? हिंदी में बोलेंगे अस्तित्व. भाई कौन चीजें हैं? दो तरह के अस्तित्व की बात करी थी इसने. एक तो फॉर्म्स की और एक हमारे मैटर की. राइट. तो डुअलिस्टिक ऑन्टोलॉजी हो जाती है. कभी भी आप देखें पेपर में कई बार ऑन्टोलॉजी वाले शब्द भी आ जाते हैं. तो ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस. पार्टिसिपेशन की बात करी, दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्म. फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी. तो ये की कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे प्लेटो के इसकी फिलॉसफी में. थ्योरी ऑफ फॉर्म, डुअलिज्म और पार्टिसिपेशन. अरिस्टोटल की थ्योरी में मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहले तो वो इन्फ्लुएंस हुआ था प्लेटो से. हमारा अरिस्टोटल इन्फ्लुएंस हुआ था. ही इनहेरिटेड द आइडिया ऑफ फॉर्म फ्रॉम प्लेटो से. रिजेक्ट कर दिया उसने सेपरेशन ऑफ फॉर्म एंड मैटर, एंड रादर ही इंटीग्रेटेड फॉर्म विद मैटर. अब वो कैसे किया वी विल सी. कुछ प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स भी थे. लेट मी यूज माय पेन. जैसे परमेनाइडस था, हेराक्लिटस था. अच्छा, हम परमेनाइडस और हेराक्लिटस की बात प्लेटो के टाइम पे करते हैं, अरिस्टोटल के टाइम पे नहीं करते. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि प्लेटो ने भी उनको अरिस्टोटल ने भी उनको इंडिपेंडेंटली स्टडी किया था, परमेनाइडस को और हेराक्लिटस को. तो वहां पे भी आप मेंशन कर सकते हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर का अरिस्टोटल पे इन्फ्लुएंस, by acknowledging both change and permanence उनसे. But he offered a more systematic and empirical approach to that change and permanence वाला aspect. He was also influenced by Democritus. Democritus was an atomist who gave an atomistic conception of reality, and Aristotle also emphasized on the material cause. So what are the key concepts in Aristotle? First is हाइलोमॉर्फिज्म. देखो, हाइला मतलब मैटर, मॉर्फा मतलब फॉर्म. ग्रीक शब्द है. हाइलोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? कि एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड फॉर्म.
जो भी भौतिक दुनिया में कोई भी चीज है वो बनी किससे, एक मैटर से बनी है और फॉर्म से बनी है. मैटर प्रोवाइड्स द पोटेंशियलिटी while form actualizes this potentiality. यही था हमारा हेलोमॉर्फिज्म कि हर चीज, everything in this world is made up of matter and form. Substance is a combination of form and matter. Substance are individual entities that exist independently. Every substance is individual. They exist independently, but they are composed of both form and matter. Form and matter are not independent. Substances are independent. You're getting this point? Yes, sir. फॉर्म एंड मैटर का तो कॉम्बिनेशन है, बट सब्सटेंस एक दूसरे से अलग अलग है. फोर कॉजेज वाली बात जो अरिस्टोटल ने की थी, क्या एक्सप्लेन करती है फोर कॉजेज? व्हाई अ थिंग इज द वे इट इज. कोई भी चीज जैसी है वैसी क्यों है. सो कॉज पे ले आता है. अरिस्टोटल ब्रिंग्स अस टू द कॉज ऑफ द थिंग्स. ही टॉक्स अबाउट द मटेरियल कॉज, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. फॉर्मल कॉज, द शेप ऑफ इट, द फॉर्म. Efficient cause, how it came into being, and the final cause, the purpose of it and the function of it. ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट्स अभी हम दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक जैसे मैं सबको रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए अभी बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ. प्लेटो emphasized on abstract eternal forms which exist independently of the material world. Aristotle argued that form and matter are inseparable and substance are true realities. अभी तक का ये कंपैरिजन है हमारा. Now let's come to the metaphysical part, or let's see both of them side by side. One thing, whenever there is a question regarding the Plato's metaphysics, you must every time, if there is a question regarding theory of forms, you must mention the books like Phaedo, Republic, right? How do you have to write that? In Republic, Plato mentions that forms are such and such, or in Phaedo, Plato mentions such and such things about Plato. You don't have to say that in his book Plato, Phaedo. You just say in Phaedo he writes like this, so that it gives credibility to your answer whenever there is a question on forms, right? Aristotle writes about substance or metaphysics in his hylomorphism, which is hylomorphism, and mentioned in his metaphysics. Again, Plato says perfect, immutable, non-material templates of which material world is an imperfect copy. What argument he gives? You must have studied many. Must have studied many arguments which are given in different coaching material. I have included only the most crucial ones, and that too, I have tried to paraphrase them so that it does not सबका content same ना हो. I have tried to do that. First is allegory of cave, which he talks about in the Republic. कोई मुझे समझा सकता है how allegory of cave, because you must have read, how allegory of cave is related to form without looking at what we have mentioned, just to get your involvement in the Yes, session. sir. That everything in the cave वो बस एक reflection था. When somebody of them went outside, तो वहाँ पे उसको दिखा कि sun है और सब उसका reflection है. तो reality वो that was form, और यहाँ पे जो था वो सारा matter Right. था. And then after seeing the reality, he realized that अभी तक जो मैं था वो illusory world में था, है ना? Yes, sir. यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एलिगरी ऑफ केव से क्या क्या चीजें आती है. हम उन जो हमारे क्वेश्चन वाले पॉइंट है उनको हम क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे कि और इनमें से क्या बेहतरीन पॉइंट आ सकते हैं. बट आज क्योंकि हमारा रिवीजन वाला पार्ट है तो हम थोड़ा कंसाइज होकर चीजों को देख लें. तो समझ गए आप? ही डेमोन्स्ट्रेटेड द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजरी वर्ल्ड एंड द रियलिटी ऑफ फॉर्म्स, एलिगरी ऑफ केव में. किसी को भी जैसे मेरी स्पीड से प्रॉब्लम हो कि सर आप बहुत तेज आ रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फास्ट प्लीज लेट मी नो, क्योंकि हमको समझ नहीं आता कि फास्ट है कि स्लो है. वी आर प्रिज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको लगता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज स्टॉप मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू. ठीक है,
तो किसी को भी लगे ये चीज समझ में नहीं आ रही या फिर कहीं प्रॉब्लम है या फिर कहीं धीरे चलना है, फास्ट चलना है, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि आपके फेसेस नहीं दिख रहे. सेकेंड इज theory of participation. Particulars participate in the forms which explains their properties. Right? दो काऊ है, दो काऊ के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट है ना. What Plato says that they both participate in the idea of cowness or form of cowness. Third is the divided line, which differentiates between the visible world and the intelligible realm. इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेलिजिबल का मतलब होता है विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, एंड हिंदी इट इज कॉल्ड बोधगम्य. जो बोधगम्य है और विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, दैट इज इंटेलिजिबल. तो डिवाइडेड लाइन एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल वर्ल्ड एंड द इंटेलिजिबल realm, which is intelligible realm in our cases, which is known through reason, the form wala part. Then comes the Aristotle. So I have here explained the arguments, main arguments, core arguments, which are separate from what has been written in your main coaching material ka notes. So you can include these points in your material, ताकि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़े, आप वहीं पे इसको इंटीग्रेट कर दो. Aristotle says that substance is a combination of hyla and morphe, with form actualizing the potential inherent in matter. ठीक है, धीरे धीरे जो है फॉर्म जो है वो पोटेंशियल को रियलाइज करती है मैटर के अंदर. फॉर्म बढ़ती जाती है, मटेरियल एस्पेक्ट कम होता जाता है. व्हाट आर्ग्यूमेंट्स ही गिव? 4 causes, explains the change in existence through material, formal, efficient and final cause. सर ये सही से नहीं समझ में आया. फॉर्म भरती जाती है, मटेरियल अच्छा मतलब बाद में वो पूरे तरीके से फॉर्मल कॉज बन जाएगा ऐसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, बाद में उसने अरिस्टोटल ने ग्रेडेशन की बात करी थी ना, कि एग्जिस्टेंस जो है वो लोअर से हायर फॉर्म तक हम जाएं. सबसे लोअर एग्जिस्टेंस लाइक मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, एकदम जिनमें प्योर जो इनएक्टिव है एकदम, है ना, जिनमें हमको फॉर्म बहुत डोरमेंट दिखती है. और एक होते हैं जिनमें फॉर्म ही फॉर्म, व्हाट वी कॉल द एक्टुस पुरुष, प्योर एक्टिविटी, है ना. तो वहां पे चीजें बढ़ती जा रही है ना, फॉर्म बढ़ती जा रही है, मटेरियल एस्पेक्ट कम होता जा रहा है. यस सर, ठीक है. हाँ, तो चीजें धीरे 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 अपने पोटेंशियल की तरफ जा रही हैं, फॉर्म की तरफ जा रही हैं, जो भी उनकी पर्टिकुलर फॉर्म है. राइट? Actuality and potentiality. He has given this argument in support of his theory of substance. He says that what things are and what they can become. कुछ चीजें कुछ तरीके से शुरू होती हैं, फिर धीरे 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 वो कुछ अलग बन जाती हैं. तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी फॉर्म की तरफ जा रही हैं. समझे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले ह्यूमन काई. जब हम छोटे थे और जब हम बड़े हुए इतने यहाँ तक अब आए या फिर और ज्यादा बड़े होंगे, तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी इंक्रीज हो रही है ना. सब चीजें इंक्रीज हो रही है. क्यों? मैननेस वाला आइडिया हमारे अंदर इवॉल्व हो रहा है, जो हमारे अंदर इनहेरेंट. अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ सर, हाँ. उस पोटेंशियल को धीरे धीरे हम रियलाइज कर रहे हैं. He also gave some empirical evidences because your Aristotle was strictly an empiricist, so he observed the natural world. He gave the categorization of the natural world, जैसे हमने बताया कि there are lower forms, the material world where the form is a sort of dormant, और फिर वहां पे उससे थोड़ा सा बेहतर आता है, जैसे कि नेचर, जैसे कि प्लांट किंगडम है, फिर एनिमल वर्ल्ड है, फिर उसके ऊपर ह्यूमन है, फिर उसके ऊपर उसने और बात करी. ठीक है, तो उसने कैटेगराइजेशन किया. दिस कैटेगराइजेशन वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस व्हिच प्रूव्स दैट हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड मैटर, कि चीजें नीचे की तरफ मटेरियल ज्यादा होती हैं, और जैसे जैसे लाइफ फॉर्म इवॉल्व होती है कैटेगराइजेशन में ऊपर ऑर्डर पे जाती है, तो देयर इज मोर फॉर्म एंड लेस मैटर. ठीक है, इसके बाद आती है एपिस्टेमोलॉजी. किसी को मेटाफिजिक्स पे प्रॉब्लम आई? प्लीज लेट मी नो.
नो सर, आ गया समझ में। ठीक है, आ गया। कहीं भी प्रॉब्लम आए यू आस्क मी, अगर यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, यहाँ पे भी। एपिस्टेमोलॉजी पे आते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्लेटो, ऑलवेज मेंशन द थियोरी ऑफ रिकलेक्शन, ऑलवेज मेंशन द बुक्स लाइक मीनो एंड फिडरस। मैं लास्ट में क्या करूंगा, लास्ट में हमारी जितनी भी बुक्स है ना, इनका भी कंपाइलेशन आपको दे दूंगा कि पर्टिकुलर फिलोसोफर एपिस्टेमोलॉजी में कौन सी बुक का इस्तेमाल करना है, मेटाफिजिक्स में कौन सी बुक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि हम लास्ट में जब हमारे 5-6 दिन रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, वो जो जनरल स्टडीज के पेपर हो जाते हैं और ऑप्शनल का पेपर होता है, तब भी हम उसको रिवाइज कर पाए। तो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट, यहाँ पे ओके आप सर। नहीं पढ़ने देंगे। एम्पिरिसिज्म, अरिस्टोटल, निकोमाकिया एथिक्स में बात करता है। और एक बुक है जो कहीं पे मेंशन नहीं है, बट यू कैन सर्च ऑन गूगल, पोस्टीरियर एनालिटिक्स। इस बुक में बहुत अच्छे से अरिस्टोटल ने एपिस्टेमोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में अपनी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। तो प्लीज मेंशन द बुक का नेम, पोस्टीरियर एनालिटिक्स। इन पोस्टीरियर एनालिटिक्स अरिस्टोटल एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। अब ये बात क्या करते हैं, लेट्स सी। Plato accepts recollection of the eternal forms which are accessed through reasoning and dialectic. आपको पता है प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का ही स्टूडेंट है। Socrates was into dialectics and the recollection part. Socrates was establishing dialogue with a lot of students. एक मीनो का पैराडॉक्स भी मेंशन है यहाँ पे। So इन लोगों ने ये रियलाइज किया कि whatever we know, वो we can only know what we already have in us. So our knowledge is only recollection. There is nothing that we learn from the material world. इसके अलावा प्लेटो ने परसेप्शन को भी क्रिटिसाइज किया था। ही क्रिटिसाइज्ड परसेप्शन। और वो वहां किसने किया था मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वो चीज मेंशन्ड है बुक्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इतना मेंशन नहीं किया। वो आपकी बेसिक सोर्सेज मेंशन्ड है, इसलिए मैंने नहीं किया, बट बता देता हूँ। देखिए, प्लेटो ने परसेप्शन को रिजेक्ट किया था। ही रिजेक्टेड परसेप्शन। और कहाँ पे किया था, एक उसकी बुक है थीटेटस, इस बुक में। तो कभी भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ परसेप्शन ऑफ सोफिस्ट, तो हम कौन सी बुक का नाम लेंगे, थीटेटस का। ठीक है, इस बुक के अंदर वो चीज मेंशन्ड है। वहां पे क्या कहता है वो परसेप्शन में, वो बोलता है कि कोई भी प्योर परसेप्चुअल नॉलेज नहीं होती। परसेप्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि परसेप्शन में भी हमको कहीं ना कहीं रीजनिंग लगानी पड़ती है। भाई दो चीज होती है, बेयर सेंसेशन, वी कैन नॉट नो एनीथिंग थ्रू बेयर सेंसेशन, वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक, or we have to see the things clearly के लिए we have to apply reason. So there is no perceptual knowledge, so why should we accept perception as independent source of knowledge? तो वहां पे वो रिजेक्ट कर देता है परसेप्शन को। और कोई पॉइंट्स अगर आप में से बताना चाहें, हाउ ही रिजेक्ट्स परसेप्शन। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों नहीं मानते सर? मे बी फॉर्म और आइडिया इज नॉट परसीवेबल, इसलिए मेन जो कांस्टेंट है वो सिर्फ आइडिया है। मेन रीजन तो यही है उनका, क्योंकि वो रियलिटी तो मानते हैं फॉर्म्स को, और फॉर्म्स तो परसीव नहीं हो सकती। बट पॉइंट्स और क्या क्या मेंशन करते हैं, कैन एनीवन टेल मी। सर अभी नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, लेट मी सी। एक तो ये था ही कि देयर कैन नॉट बी एन प्योर परसेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि हर नॉलेज, इवन परसेप्चुअल नॉलेज, इज ऑलवेज मिक्स्ड विद द प्रोसेस ऑफ रीजन। हाउ? बिकॉज व्हेन वी से, जैसे कि आपने ये देख रहे हैं, हमारे इसको देख रहे हैं यहाँ पे लाइन को, कि बोर्ड इज वाइट, देन वी फर्स्ट डिस्टिंग्विश द बोर्ड फ्रॉम अदर थिंग्स दैट यू आर सीइंग। पहले तो आप बोर्ड को डिस्टिंग्विश कर रहे हो बाकी सब चीजों से जो आप देख रहे हो, राइट? तो हियर द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज परफॉर्म्ड बाय रीजन। आप क्लासीफाई कर पा रहे हो ना, तो वो रीजन कर रहा है, वो परसेप्शन से तो नहीं हो रहा क्लासिफिकेशन। तो इवन परसेप्शन इज नॉट प्योर परसेप्शन, जैसी कोई नॉलेज नहीं होती। परसेप्शन में भी कहीं ना कहीं रीजन का इस्तेमाल होता है। हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो उनमें से किसी एक चीज पे फोकस करना है, तो क्लासिफिकेशन में हमने किया, ठीक है।
फिर कैटेगराइजेशन करते हैं हम, जैसे कि बोर्ड है तो आपने इसको कैटेगराइज किया कि ठीक है ये एक बोर्ड की कैटेगरी में चीज आती है तो उसमें बोर्ड पाऊंगा। यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन का प्रोसेस हुआ, जो कि रीजन, यहाँ पे भी रीजन का इस्तेमाल हुआ। तो परसेप्शन में भी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, कैटेगराइजेशन करना पड़ता है, विच इज बेस्ड ऑन रीजन। तो देर इज नो प्योर परसेप्चुअल नॉलेज। सो हाउ कैन वी एक्सेप्ट परसेप्शन एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, ये बोलता है प्लेटो। एक आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज ही वुड हैव बिकम टोटली इम्प्रैक्टिकल। वो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो जाता। आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता, ही सेज दैट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। सेम कैंट ने भी यही किया था ना सर? किसने? कैंट ने आगे जाके कांट, आप बोल सकते हो कि कांट ने मगर ये नहीं बोला था। कांट ने बोला था कि परसेप्शन जो है वो हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है नॉलेज का। कांट ने रिजेक्ट नहीं किया था, डिफरेंस है। कांट सेज दैट दिस परसेप्शन प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल, फिर जो हमारे कॉन्सेप्ट में अरेंज होते हैं एंड देन वी गेट द सिंथेटिक ए प्रियोरी। ठीक है, हमने वहां देखते हैं, हम जब न्याय फिलोसफी देखते हैं तो वहां देखते हैं जो सविकल्प और निर्विकल्प वाली बात है। निर्विकल्प जो होता है वो बेयर सेंसेशन होता है, और सविकल्प जो होता है वो सेंसेशन जब परसेप्शन जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है तब आता है। तो आप अगर कांट से इसको कंपैरिजन मत करना कभी भी। प्लेटो का मेन आर्ग्यूमेंट था कि सोफिस्ट को इसको रिजेक्ट करना था, क्योंकि सोफिस्ट जो थे वो एम्पिरिसिस्ट थे, वो चेंज को रियलिटी मानते थे, और चेंज किस पे बेस्ड था? परसेप्शन। बट परसेप्शन तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको, अगर किसी को पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है आपने नोट पे भी जाना, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज पोस्ट हियर, आई विल एक्सप्लेन टू यू। खैर, जहाँ पे बात क्या आती है, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं एक मीनोस पैराडॉक्स का, जो आपको मस्ट मेंशन करना है अपने आंसर में। जब भी प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी आती है, यू हैव टू मेंशन दिस मीनोस आर्ग्यूमेंट। प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी आती है या फिर क्वेश्चन आता है थियोरी ऑफ रिकलेक्शन पे, हमेशा क्या बोलता है मीनोस पैराडॉक्स? पैराडॉक्स ये कहता है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि वी कैन नॉट लर्न ईदर व्हाट वी नो, वी कैन नॉट लर्न ईदर व्हाट वी नो और व्हाट वी डू नॉट नो। हम ये भी नहीं जान सकते, हम ये भी नहीं लर्न कर सकते कि हम क्या जानते हैं, और ये भी नहीं कि हम क्या नहीं जानते, बिकॉज देर इज नो नीड टू लर्न व्हाट वी ऑलरेडी नो। जो हम पहले से जानते हैं उसको तो जानने की आवश्यकता ही नहीं है। देर इज नो नीड टू लर्न व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट वी डू नॉट नो येट। इनका कहने का आवश्यकता ये था कि हम अल्टीमेटली जानते वही हैं जो हम पहले से जान रहे होते हैं, और जिन चीजों को हम देखते हैं बट जान नहीं पाते, तो ये वो हमारे नॉलेज फ्रेमवर्क में आती ही नहीं। मतलब हम रिकॉग्नाइज उन्हीं चीजों कर पाते हैं विद द सोल ऑलरेडी नोज। सो नॉलेज इज ऑलरेडी इननेट, व्हाट वी डू इज जस्ट रिकलेक्शन। आपको मीनोस पैराडॉक्स एक्सप्लेन नहीं करना है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक बात बताई। आपको सिर्फ ये लिखना है कि डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट लर्निंग इज रिकॉलिंग व्हाट द सोल ऑलरेडी नोज। मीनोस पैराडॉक्स ये बताता है कि लर्निंग जो है वो सिर्फ रिकॉलिंग है। सोल पहले से कुछ चीजें जानता है जिसको वो रिकॉल करता है। समझ में आया कि हमको मेंशन कैसे करना है अपने पॉइंट्स में? शॉर्ट रखना है, क्योंकि हम पूरी कहानी नहीं बता सकते कि मीनोस पैराडॉक्स है क्या। एग्जामिनर को पता है कि मीनो का पैराडॉक्स क्या है, उसने सब कुछ पढ़ा है। वी जस्ट हैव टू गिव रेफरेंस कि भाई मीनो के पैराडॉक्स में ये बात बोली गई थी। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप लोग ये आर्ग्यूमेंट्स अपने आंसर में मेंशन करो। ये हमारा डिफरेंशिएटिंग कंसेप्ट है। The doctrine of innate knowledge, which suggests that souls are immortal and they have seen the form prior to birth. कुछ कुछ ऐसी बातें भगवत गीता में भी की गई हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे नॉलेज कितनी है। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कंपेयर करने की। इसने प्लेटो ने बोला कि सोल जो थे उन्होंने अपने टाइम पे फॉर्म्स को देख ली थी बर्थ से पहले, सो दैट्स व्हाई दे रिकॉग्नाइज, दे रिकॉल
द नॉलेज। थर्ड है डायलेक्टिक मेथड। सोक्रेटिस ने डायलेक्टिक मेथड बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था, जिससे वो अनकवर करता था लोगों के डीपर ट्रुथ्स को थ्रू क्वेश्चनिंग। डायलेक्टिक मतलब क्वेश्चनिंग उसके टाइम पे। एक डायलेक्टिकल मेथड हमारे जो सिस्टमैटिकली इस्तेमाल किया हीगल ने, और डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल बहुत पहले से होता था। अभी ध्यान रखना, डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल हीगल ने स्टार्ट नहीं किया। डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल सोक्रेटिस के टाइम से होता था, जहाँ पे क्वेश्चनिंग के थ्रू आपके इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को पता लगाया जाता था, और फिर आप ही बोलते थे कि अच्छा सच तो ये है, टिल नाउ माय कंसेप्शन वाज फॉल्स। सो हम मेंशन क्या करेंगे, डायलेक्टिक मेथड एंगेजेस इन डायलॉग टू अनकवर डीपर ट्रुथ्स। अरिस्टोटल की एपिस्टेमोलॉजी क्या है? He says that knowledge arises from sensory experience, which the mind organizes and abstracts into concepts. जो हम पहले नॉलेज लेते हैं सेंसरीज, मतलब सेंसेस के थ्रू वी रिसीव नॉलेज डेटा, then it goes to the mind and the mind organizes it, abstracts it into some concept. कॉन्सेप्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, कहां से आ रहे हैं आप बिल्कुल वही देखोगे कि जो आगे बात करेंगे ना लोग, एम्पेरिस्ट जो हमारे वो लॉग बात करेंगे, ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। अगर आप थ्रेड पकड़ोगे वेस्टर्न फिलोसफी का, तो बिल्कुल जो सोक्रेटिस थे, प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, वहीं से चीजें आगे नहीं आ रही है बिल्कुल। तो अगर हम अरिस्टोटल को अच्छे समझ जाते हैं, हम एम्पेरिस्ट को भी समझ जाएंगे कि जॉन लॉक क्या बोल रहा था। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या देता है Aristotle? He gives the argument from empirical observation. He asserts that all knowledge begins with sensory experience. There cannot be any knowledge which has not been sensed by our senses, which has not been experienced. So all knowledge for Aristotle is a posteriori. Inductive reasoning. He explains how general principles are derived from particular observation. If I say that all men are mortal, so how do I know that all men are mortal? Because I've seen particular men dying. If I do not know that particular men die, I cannot make this general principle that all men are mortal. समझे इस बात को? Yes, sir. Logical analysis. What is logical analysis here? He emphasizes on systematic classification and logical deduction. सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करता है ना वो, देख देख के चीजों को, एम्पेरिकल वर्ल्ड की, कि भाई ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये इससे बेहतर ये एनिमल वर्ल्ड है, ये ह्यूमन वर्ल्ड है, तो ये कैसे देख देख के क्लासिफिकेशन करता है। एपिस्टेमोलॉजी से मेटाफिजिक्स की तरफ जाता है, मेटाफिजिकल रियलिटी को अपनी एक्सप्लोर। तो ये हमको पॉइंट्स मेंशन करने हैं, आपको ध्यान रखना, ये चीजें आपको ट्रेडिशनल नोट्स में नहीं मिलेगी। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन हो, इंडक्टिव रीजनिंग हो, लॉजिकल एनालिसिस हो, आपको ये मेंशन करने हैं। ये इग्नू के मटेरियल्स में ही मेंशन है, और जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं बर्टन रसल का, उनमें भी ये चीज मेंशन है। यहाँ तक समझ में आया हो? प्लीज मुझे बताइए, मैं आगे चलता हूँ। हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है, अब आती है थर्ड पार्ट जो मैंने आपको बताया, एक्सियोलॉजी। व्हाट इज गुड लाइफ, जिसमें गुड लाइफ की बात करते हैं ना, या हाईएस्ट समम बोनम की बात करते हैं। हाईएस्ट गुड क्या है, वहां तक कैसे पहुंचे, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक कैसे पहुंचे। तो प्लेटो बात करता है रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ द गुड। कहाँ पे बात करता है, अगेन हमको बुक मेंशन करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया रिपब्लिक में बात करता है, और एक बुक है फिलिपस, इन दोनों में उसने बात करी है थ्योरी ऑफ गुड की, शुभ की। शुभ का जो उसका कॉन्सेप्ट है कि शुभ क्या है। अरिस्टोटल जो है वर्च्यू एथिक्स, निकोमाकिया एथिक्स और यूडेमेनिया एथिक्स, इन दोनों में उसने मेंशन किया। अच्छा, अब आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि निकोमाकिया एथिक्स में क्या किया और यूडेमेनिया एथिक्स में क्या किया है पर्टिकुलरली। आपको सिर्फ इनका नाम ले देना है इन बुक्स का, ठीक है। आपको एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं कि रिपब्लिक में क्या मेंशन किया और फिलिपस में क्या किया। बस आपको ये पता है कि भाई एक्सियोलॉजी या थ्योरी ऑफ गॉड के बारे में बात रिपब्लिक और फिलिपस में की है, तो इन दोनों का मैं इस्तेमाल करूंगी, है ना। ये चीज आपको समझ ध्यान रखनी है। तो ऐसे कंफ्यूज ना हो कि भाई फिलिपस में क्या लिखा है तो मुझे पता ही नहीं, डजंट मैटर। ये पता है ना कि थ्योरी ऑफ गुड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। मेन आर्ग्यूमेंट that he gave in the theory of good, the form of good,
which he called the highest objective standard by which all things are measured. Argument was first the sun analogy. The good illuminates all forms and enables knowledge. जैसे कि जब उसने बाहर केव के बाहर देखा तो सबसे जो सब चीजों को इल्यूमिन कर रहा था कौन सी चीज थी हाईएस्ट, वो सन था। वैसे ही फॉर्म जो है हमारे गुडनेस की वाली फॉर्म है वो हर चीज को इल्यूमिन करती है, उसी की वजह से नॉलेज पॉसिबल होती है। डिवाइडेड लाइन के अंदर ही मेंशंस द डिफरेंस बिटवीन विजिबल वर्ल्ड एंड इंटेलिजिबल रेल्म। इंटेलिजिबल रेल्म में हमारा फॉर्म विद द गुड एट द एपेक्स। सो नीचे बात करता है वो चीजें, सबसे ऊपर क्या होता है आइडिया ऑफ गुड, नीचे के भी आइडियाज हैं बट सबसे ऊपर हमारा आइडिया ऑफ गुड हो गया। हायरार्की ऑफ फॉर्म्स, जैसे हमने बात करी यहाँ पे फॉर्म्स की भी हायरार्की बताता है कि सबसे ऊपर जो एपेक्स फॉर्म है वो है गुडनेस की, ठीक है। जैसे कि ह्यूमननेस है, एक तो एक मैननेस है, पर्टिकुलर मैन की है, और एक बीइंग, एक एग्जिस्टेंस है। तो सबसे बड़ी फॉर्म हो गई ना ये, एक तो अस्तित्व की बात हो रही है, एक ह्यूमन की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर मैन की बात, पर्टिकुलर मैननेस की बात हो रही है, और सबसे ऊपर बात हो रही है एग्जिस्टेंस की। तो एग्जिस्टेंस ऑल कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है। तो हायर फॉर्म में क्या हो रहा है, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिवनेस के बेसिस पे है ये। कौन कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑन इंक्लूसिव है, उतनी ज्यादा उसकी हाईएस्ट फॉर्म है। बट हर चीज है तो फॉर्म ही प्लेटो के लिए, मतलब अल्टीमेटली तो फॉर्म ही रियल है, बाकी सब चीजें तो शैडो है, कॉपी है। एरिस्टोटल बात करता है अबाउट अचीविंग यूडाइमोनिया, द फ्लरिशिंग थिंग। ऑल्सो एरिस्टोटल को मेंशन करे तो मेंशन हिज टॉक अबाउट द फ्रोनेसिस, दैट इज प्रैक्टिकल विजडम। अरिस्टोटल की पूरी फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव था, आप इसको एथिक्स के सिलेबस में भी, एथिक्स के पेपर में मेंशन कर सकते हैं फ्रोनेसिस को, शब्द को, कि अरिस्टोटल हमेशा चाहता था कि नॉलेज जो है वो एक्शन में आए और प्रैक्टिकल विजडम आए। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के तौर पे ना रह जाए नॉलेज, इट शुड लीड टू सम प्रैक्टिकल विजडम व्हिच ही कॉल्ड फ्रोनेसिस। यू शुड मेंशन। अच्छा, एग्जामिनर हमारे ये सब टर्म्स पढ़े हुए होते हैं तो यू शुड नॉट वरी कि एग्जामिनर को तो ये पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल टेक्स्ट में मेंशन्ड है और एग्जामिनर आर वेल रेड, सो यू नीड नॉट वरी, प्लीज मेंशन दिस वर्ड्स। ये सब की कॉपी में नहीं मिलते, दैट्स व्हाई इंक्लूडेड। सर वो यूडेमोनिया का एग्जैक्ट मतलब कहीं पे कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको, फ्लोरिशिंग जैसे मतलब है तो? हाँ, जब भी आप अरिस्टोटल को कंक्लूड करो ना तो यू कैन मेंशन दिस टर्म्स कि अरिस्टोटल की फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव क्या था। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो देखो गुड लाइफ होता है, सब्सटेंस को एक्सप्लेन करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हैप्पीनेस होता है ना सबसे बेसिक तो ऑब्जेक्टिव। yes, कि हैप्पीनेस कैसे मिले लाइफ के अंदर। तो हैप्पीनेस तो पहले तब मिलेगी जब आप लाइफ क्या है इन जनरल वो समझोगे। मतलब एथिक्स के पेपर में हैप्पीनेस के ऊपर आए तो यूडेमोनिया को यूज कर सकते हैं। एथिक्स में भी कर सकते हो एंड यू कैन यूज हियर आल्सो, अगर यहाँ कहीं जगह तो मिले तो। अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आई मेक यू राइट ऑल दीज थिंग्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस है ना यूपीएससी के, वहां पे भी हम इन टर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू कंक्लूजन ना सर? यस कंक्लूजन पे, ताकि उससे दिखे कि आपने एरिस्टोटल को डीपली स्टडी किया है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या देता है? आर्ग्यूमेंट्स देता है डॉक्ट्रिन ऑफ मीन के। ही टॉक्स अबाउट दैट वर्च्यू लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एक है एक्सेस और एक है डेफिशिएंसी। दोनों के बीच वाला जो रास्ता है ये वर्चुअस है। वर्चुअस मतलब इसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं आपका, इंग्लिश के अंदर सॉरी हिंदी के अंदर इनको बोलते हैं हम वर्च्यू को सद्गुण। सद्गुण तो वर्च्यू क्या है? सद्गुण। सद्गुण क्या है? दो अतियों के बीच की स्थिति, वो सद्गुण है। यूडाइमोनिया एक वर्चुअस, फ्लरिशिंग इज अचीव्ड थ्रू अ लाइफ ऑफ वर्चुअस एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद रीजन। ठीक है, रीजन का इस्तेमाल करें और वर्च्यू को एक्शन में लेके आए, दैट इज यूडाइमोनिया। हैप्पी लाइफ आ जाएगी आपकी, क्योंकि फिर क्या होगा, थिंकिंग और एक्शन में डिफरेंस नहीं होगा। हमने समझते हैं ना, हम एथिक्स में पढ़ते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस की होता है
क्योंकि सोचते कुछ है, करते कुछ है ना। हाँ गीता सर, में भी लिखा गांधी जी ने भी ऐसे ही कुछ कहा था। है, वो गीता में अपनी लिखा है, speech- हाँ। गीता में लिखा है ना, मनसा वाचा कर्मा, हम्म, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से एक सिंक्रोनाइज्ड हो तो व्यक्ति अपने आप हैप्पी रहेगा। ठीक है। मॉरल एजुकेशन की उसने बात करी थी हमारे एरिस्टोटल ने, कि हैबिट बनानी है इन वर्च्यूज को थ्रू मॉरल ट्रेनिंग के थ्रू, राइट। अब आता है क्रिटिसिज्म पार्ट, जो कि मस्ट है, और वहां पे यूनिक पॉइंट्स दिखाने का हमारे पास बहुत मौका होता है कि क्रिटिसिज्म में हम यूनिकनेस कैसे दिखाएं। देखिए, आपने बहुत सारे क्रिटिसिज्म पढ़े होंगे, मैं मेन क्रिटिसिज्म पे आता हूँ जो छूटनी नहीं चाहिए। पहला है अरिस्टोटल का क्रिटिक ऑफ थर्ड मैन। थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट ये कहता है, अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट इफ अ फॉर्म एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन द कॉमनैलिटी बिटवीन पर्टिकुलर्स, दो गायें हैं, टू काउज हैं, ये दोनों काउ सिमिलर दिख रही हैं, क्या सिमिलैरिटी है? तो क्या बोलेगा प्लेटो कि भाई फॉर्म, एक फॉर्म है काउनेस की, ये उनकी बीच की कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। बट अरिस्टोटल का क्वेश्चन ये है कि अगर आप फॉर्म से पर्टिकुलर्स की कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर कोई नई थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी आपको टू एक्सप्लेन दी कम्युनिटी बिटवीन फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बीच की कम्युनिटी कर दी फॉर्म से, बट फॉर्म और पर्टिकुलर के बीच की कम्युनिटी किससे करोगे? उसके लिए कोई और लाना पड़ेगा, तो इट विल लीड टू इनफाइनाइट रेग्रेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है ना, फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, जिससे कि which will undermine the explanatory power of forms. फॉर्म्स की एक्सप्लेनेटरी पावर ही खत्म हो जाएगी। ये आर्ग्यूमेंट समझ में आया आपको? हाँ सर, बहुत आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है ये कभी मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। एक आर्ग्यूमेंट आता है हमारे इमैनुअल कांट द्वारा। कांट ने अपनी बुक में बकायदा इसको क्रिटिसाइज किया है, एक्सप्लिसिटली क्रिटिसाइज किया है। कांट कहते हैं कि क्रिटिसाइज द नोशन ऑफ सेपरेट नॉन एम्पिरिकल रियलिटी। कैसे? बाय आर्ग्यूइंग दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी शेप्ड बाय द वे आवर माइंड स्ट्रक्चर सेंसरी इनपुट्स। हम चीजों को कैसे समझते हैं, जिस हिसाब से हमारा माइंड स्ट्रक्चर करता है ना। माइंड के अंदर हमारे कैटेगरीज है, जिस चीज का रॉ डेटा आ रहा है उसकी कैटेगरी में वो जाता है, अल्टीमेटली वो नॉलेज बन के बाहर निकलती है। तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो बनती है द वे आवर माइंड स्ट्रक्चर। कोई भी सेपरेट नॉन एम्पेरिकल रियलिटी नहीं है। तो हमारे इमैनुअल कांट ने प्लेटो को क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है, तो कांट का पॉइंट भी आना चाहिए जब भी क्रिटिसाइज करो मेटाफिजिक्स को, प्लेटो की। कांट ने क्या बोला था? वी कैन नॉट हैव नॉलेज ऑफ थिंग्स इन देमसेल्व्स। क्यों नहीं हो सकती थिंग्स ऑफ देमसेल्व्स की? क्योंकि भाई नॉलेज बिगिंस विद सेंसेस, प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड एंड्स विद रीजन। बट नॉलेज तो बिगिन होने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज बिगिंस विद सेंसेस, बस सेंसेस में तो कुछ आया ही नहीं, फॉर्म तो सेंसेस में आती ही नहीं है ना, तो नॉलेज बिगिन ही नहीं होगी। नॉलेज को बिगिन होने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, रॉ मटेरियल, तो वो मिला ही नहीं, तो थिंग्स इन देमसेल्व्स जान ही नहीं सकते। जान किसको सकते हैं? फिनोमेना को, जिसका रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है सेंसेस के थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। हाँ। फिर देखो, अगर प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी को क्रिटिसाइज करना है, इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्लेटो, देन यू मस्ट मेंशन व्हिच आर, ये दो फिलोसोफर ऑफन नेग्लेक्टेड होते हैं बट दे हैव एक्सप्लिसिटली क्रिटिसाइज्ड प्लेटो। जॉन लॉक हैज क्रिटिसाइज्ड बाय सेइंग दैट he has criticized innate idea। आपको पता है जॉन लॉक, he says that mind is a tabula rasa, ये तो ब्लैंक स्लेट होता है, upon which experience writes। एक्सपीरियंस राइट करता है, उसके बाद सारी प्रोसेस शुरू होती है। जैसे कि हमारे एरिस्टोटल ने बोली थी कि भाई एब्स्ट्रैक्शन होता है, कंसेप्ट बनते हैं। जब तक नॉलेज आई नहीं तब तक, जब तक एक्सपीरियंस में कुछ आया नहीं तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जॉन लॉक का क्रिटिसिज्म डालोगे, डेविड ह्यूम का क्रिटिसिज्म डालोगे, who says that all knowledge derived from sensory impression and that the concept of innate ideas is unnecessary। Hume questioned the very existence of abstract ideas or universals without empirical evidence। ह्यूम ने तो हर चीज को एम्पेरिकल ग्राउंड्स पे लिया था, कल्बिनेशन हो गया था ना उनके टाइम पे एम्पिरिसिज्म का। तो ह्यूम तो बोलेगा ये बात कि जरूरत ही नहीं है भैया इन इनेट आइडियाज की, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए।
समझ में आया पॉइंट सबको? मस्ट मेंशन करना है जॉन लॉक को भी और डेविड ह्यूम को भी। आप अरिस्टोटल वगैरह के क्रिटिसिज्म तो आपके पास होंगे इन योर ट्रेडिशनल नोट्स, बट ये आपके पास नहीं होंगे, ये आपका एक्सपेक्टर है जो आपके आंसर को डिफरेंशिएट बनाएगा। एक्सियोलॉजी पे हम जब बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ गुड की बात होती है। अरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म क्या है थ्योरी ऑफ गुड का? सॉरी, जो हमारा प्लेटो का थ्योरी ऑफ गुड का क्रिटिसिज्म क्या है? अरिस्टोटल जो करता है वो बोलता है कि he criticized the abstractness of Plato's form of good, arguing that it is too detached from the practical human concerns and real world ethics. ठीक है, ये आप तब भी मेंशन कर सकते हो, डू नॉट हैव टू वेट फॉर कि एथिक्स के पेपर में लिखना है, नहीं, आप इसको फिलोसफी के पेपर में लिखिए। आप ये देखिए कि जो बीए फिलोसफी का सिलेबस होता है, प्लीज वॉच दैट, वहां पे ये सब भी चीजें आती है ना। ये तो हमारे पेपर के अंदर एथिक्स वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, बट अगर आप मेंशन करते हो ये पॉइंट्स भी, तो इट विल सजेस्ट दैट यू हैव डन एन एक्सहॉस्टिव स्टडी ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो, ताकि आप उनके एथिक्स से भी पॉइंट लिख पा रहे हो, एंड इट विल कम हैंडी इन जब भी थ्योरी ऑफ फॉर्म पूछा गया, थ्योरी ऑफ गुड पूछा गया, राइट? सो Aristotle believed that good should be understood in the context of human activities and purpose, and it should not be detached from the practical human concerns. Then comes Friedrich Nietzsche, जिसका नाम कभी नहीं आता, लोग मेंशन नहीं करते, but he has been vocal, vehemently he has criticized philosophers like Plato. क्या बोला था उन्होंने? He argued that Plato's emphasis on transcendental good devalues the real lived experiences and promotes an ascetic otherworldly perspective that is life denying. निच्छे बोलते हैं कि प्लेटो का जो एम्फेसिस है इस परे वाली रियलिटी पे, गुड की रियलिटी, शुभ के कॉन्सेप्ट पे, ये रियल हमारे जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, डे टू डे हमें जो हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, इसको तो खत्म, इसको तो कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं वो तो शैडो है, वो तो अनरियल है अल्टीमेटली। तो हमको हमारे जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उनका तो कोई वैल्यू नहीं हुई। तो किस तरह की लाइफ प्रमोट हो रही है? एक एस्थेटिक अदर वर्ल्डली पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जा रहा है, विच इज लाइफ डिनाइंग। और आपको पता है कि फ्रेडरिक नीचे जो थे वो तो निहिलिस्ट थे और एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, ठीक है? तो आपको ये नहीं बताना कि फ्रेडरिक नीचे क्या थे, ये मैं सिर्फ आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा। बट आप नीचे का जो आर्ग्यूमेंट है वो जरूर मेंशन करें अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ गुड, ये आपका एक्सपेक्टेड कंटेंट होगा। एग्जामिनर जैसे नीचे का नाम देखेगा ना प्लेटो के आंसर में, उनका खुद का माइंड ट्रिगर होगा, किस व्यक्ति ने कितना अच्छा इंटरलिंकेज किया है, फ्रेडरिक नीचे तक ले गया इसको। नीचे का आर्ग्यूमेंट कहीं नहीं मेंशन होता, राइट? इसके बाद आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म पे आ रहे हैं। अभी आपने देख लिया, हमने मेटाफिजिक्स को डिस्कस किया, एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस किया, एक्सियोलॉजी को डिस्कस किया कंपैरेटिवली। अब हम आ गए हैं क्रिटिसिज्म पे। तो हम प्लेटो को क्रिटिसिज्म कर चुके हैं हर पार्ट पे, अब हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अरिस्टोटल का हाइलोमॉर्फिज्म पे। देखो, आप इस चीज को समझना, डेकार्ट क्या करता है? डेकार्ट ने एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन रेज किया था, क्या? कि जो माइंड है, जो मेंटल फिनोमेना है, वो फिजिकल फिनोमेना को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, या फिर इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे होता है। मेरा माइंड बोलता है कि मेरे हैंड को मूव करना चाहिए और हैंड मूव करता है, तो ये क्या कॉज करता है इस चीज को? इन दोनों का रिलेशन कैसे होता है? अरिस्टोटल नहीं बता पाया। अरिस्टोटल ने क्या बोला कि भाई ये दोनों एडमिक्सचर है, जो सब्सटेंस है वो एडमिक्सचर है, बट माइंड और मटेरियल दो फंडामेंटल डिफरेंट चीजें हैं ना। एक तो स्पिरिचुअल एंटिटी है और एक मटेरियल एंटिटी है, तो इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है? हाउ डू दे इंटरेक्ट? ये अरिस्टोटल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। So he criticized the lack of distinction between mental and physical substance, proposing instead a dualistic framework where mind and body are fundamentally different substance. डेकार्ट ने आगे जाके जो डिस्टिंक्शन किया है, इट वाज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी। डेकार्ट ने आर्बिट्रेरीली नहीं किया था, आपको ये समझना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल नेसेसिटी आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, इसलिए तो वो चीज आगे तक स्ट्रॉसन तक चली गई। स्ट्रॉसन भी फिर उसमें उलझ गया माइंड बॉडी को एक्सप्लेन करने के अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। फिर आते हैं एक लॉजिशियन जिनका नाम था गॉटलब फ्रेगे, बहुत ही महान लॉजिशियन है। आपने जब भी हुसल का नाम सुना होगा, कई लोग हशल भी बोलते हैं इनको,
ये पहले एक साइकोलॉजिज्म की तरफ बहुत आकर्षित थे। ठीक है, फ्रेगे ने इनके वर्क को बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि फ्रेगे बहुत बड़े लॉजिशियन थे। और जैसे ही फ्रेगे ने क्रिटिसाइज किया, हमारे हुसल जी साइकोलॉजिज्म से फिनोमिनोलॉजी पे आ गए, क्योंकि साइकोलॉजिज्म में सब्जेक्टिविज्म था और फिनोमिनोलॉजी में वो प्योर फिनोमिना की बात करते हैं। वहीं पे शायद विटगेनस्टाइन भी थे, जिन्होंने भी फ्रेगे से इंटरेक्शन किया था और बहुत लॉजिक के बारे में समझा। तो फ्रेगे का आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है फ्रेगे? फ्रेगे बोलता है, he challenged the Aristotle's categorization system. He argued that it fails to account for complexities of modern logic and intricacies of mathematical concepts. अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया, कैटेगराइजेशन किया है ना हर चीज का, जैसे वर्ल्ड का हो, मैटर फॉर्म का हो, ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज को समझा ही नहीं पाता लॉजिक की, मॉडर्न लॉजिक की। और जो इंट्रिकेसीज है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के, इनको कहीं पे भी वो समझा नहीं सकता, तो इट फेल्स। तो आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर मेंशन कीजिए जब भी आप अरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स पे कोई ना कोई क्रिटिसिज्म दे रहे हो। क्रिटिसिज्म इज अ मस्ट। तो ये वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, इनका क्रिटिसिज्म फ्रेगे का। फ्रेगे का यस सर। देखो, अरिस्टोटल ने कैटेगराइजेशन किया था ना चीजों का, पढ़ा है आपने? हाँ सर, मतलब एनिमल हो गया, प्लांट एनिमल, ह्यूमन, एकदम ऊपर प्योर फॉर्म एक्टुस पुरुष तक, है ना? यस सर। तो इसका जो लॉजिकल बेसिस दिया था ना उसने, वो बिल्कुल गलत था। मॉडर्न लॉजिक से हम चीजों को अगर जब भी देखते हैं तो अरिस्टोटल का ये जो कैटेगराइजेशन था, ये फेलेशियस उभर के आता है। आपने फिजिक्स में भी सुना होगा अरिस्टोटल फेलेसी, अगर किसी ने सुना हो तो, अरिस्टोटल फेलेसी। अरिस्टोटल ने नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन तो किया, बट कई ऐसे लॉजिक दे गए पीछे जो बिल्कुल एब्सर्ड बाद में साबित हुए। जैसे कि जब वो बोलते थे, जैसे कि आपने बताया कि इनर्शिया वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है कि चीजें क्यों आगे जाके क्यों, जैसे कोई हमने किसी चीज को मूव किया तो वो क्यों रुक जाती है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, या फिर कोई चीज क्यों नहीं मूव कर पाती। तो अरिस्टोटल बोलते थे कि क्योंकि कुछ चीजें रेस्ट मोड में ही होती हैं तो वो रेस्ट ही करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट दिए थे उस समय, जो उस समय फोर दे दिए कॉज, तो वो भी एक तरीके से वो दे दिया। आप देखो कॉजेशन में भी तो उन्होंने ये बोला था, एक फाइनल कॉज जो होता है वो तो इफेक्ट के बाद आता है। मतलब इफेक्ट आ चुका है, घड़ा आ चुका है, पॉट आ चुका है, अब उसका पर्पस जो कि उसका फाइनल कॉज है वो अब आएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इफेक्ट के बाद कॉज आ रहा हो, ठीक है। तो हमको सब चीजें मेंशन नहीं करनी, हमको जस्ट ये बताना है कि अरिस्टोटल के लॉजिक में बहुत ज्यादा फैलिसीज थी जिसको फ्रेगे ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। एग्जामिनर अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने सारी डिबेट पढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनर को हमको पढ़ाना नहीं है, एग्जामिनर को सिर्फ ये बताना है कि देखो सर मुझे भी बताया, आई ऑल्सो नो व्हाट यू नो एंड आई एम राइटिंग दैट सचिंटली एज पर रिक्वायरमेंट। यही हमको करना है, इसलिए ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करना किसी कॉन्सेप्ट का, मेक इट वेरी क्रिस्प। फिलोसोफर का नाम लिखना है, इसलिए मैंने आपको चीजें हाईलाइट करके दी है। फिलोसोफर का नाम लिखेंगे और मेंशन करेंगे। नो डाउट आप हर क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स तक भी लेके आ सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने एग्जिस्टिंग मार्क्स से। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहां पे जब एपिस्टेमोलॉजी की बात आती है अरिस्टोटल की, देन वी हैव क्रिटिसिज्म फ्रॉम इमैनुअल कैंट। Kant will criticize Plato also and Aristotle also. Why? Because Kant ने ये चीज प्रूव की कि knowledge is always, it begins from sensory knowledge, but it begins with senses, proceeds to understanding and ends with reason. Concepts without percepts are, क्या बोला था उसने? कोई बता पाए मुझे? Concept without percepts are empty and percepts without are blind. Percepts without concepts are blind and concepts without percepts are empty. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कांट बिल्कुल भी इस चीज को मानेगा नहीं। He argued that while empirical observation is crucial, it is not sufficient at all for the knowledge. Necessary तो है, but sufficient नहीं है। अगर आप चाहें तो यहीं तक रख सकते हैं इस चीज को,
ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और मेंशन करना है तो यू कैन टॉक अबाउट सिंथेटिक अप्रेजल। एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए। सर जैसे आपने ये चीज बोली ना, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर नॉलेज हाउएवर इट मे बी नेसेसरी। सर ऐसे क्वेश्चन आते भी तो है आजकल की, वो मतलब वो, और वो उस वक्त समझ में नहीं आते कि ये क्या बोल रहा है। जैसे सर पीवाईक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन है। जी जी जी, तो यही है ना, हमको ये पता होना चाहिए हाँ क्या नेसेसरी है और क्या सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर फिलोसफर के लिए। तो कांट के लिए तो भाई जो सेंस्योर नॉलेज है वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। प्लेटो भी आप देखोगे तो प्लेटो ने भी एक बात बोली थी, प्योर परसेप्चुअल नॉलेज कुछ नहीं होती है। ऑल्दो उसने तो परसेप्शन को रिजेक्ट ही कर दिया था, एज एन इंडिपेंडेंट ग्राउंड रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे नहीं बोला था कि हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। कई बच्चे तो ऐसे समझते हैं कि परसेप्शन में जो दिख रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया उसने, नहीं, उसने बोला कि इसकी कोई इंडिपेंडेंट ग्राउंड नहीं है, इसका इंडिपेंडेंट ग्राउंड नहीं मान सकते परसेप्शन को, बिकॉज इट ऑलवेज मिक्स्ड विद रीजन। ठीक है, इसके बाद आए डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम का आर्ग्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो अरिस्टोटल है वो कॉजालिटी के बारे में बात करते हैं। ह्यूम ने क्या बोला था? ह्यूम सेड दैट देयर इज that causality is not empirically observable but rather a habit of thought formed by repeated experiences। दो चीजें रिपीटेडली हो रही हैं, हमने उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जोड़ दिया। इनहेरेंटली कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस की वजह से हमने जोड़ दिया। जब हम ह्यूम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, बट आर्ग्यूमेंट ये जरूर आना चाहिए। वर्च्यू एथिक्स में हम इमैनुअल कांट की बात कर सकते हैं कि एरिस्टोटल जो है उसकी वर्च्यू एथिक्स, जो उसका ये एक्सियोलॉजी है, इट लीड्स टू सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिविज्म। एक कोई क्लियर यूनिवर्सल रूल बेस्ड सिस्टम नहीं मिल पाता हमको एरिस्टोटल की, अगर हम एथिक्स को फॉलो करें। बल्कि एक्शंस में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तभी तो हम जज कर पाएंगे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर राइट एंड रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो गए, so we will not be able to realize, will not be able to set some standards। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी मूर। मूर ने बोला that Aristotle's approach commits a naturalistic fallacy by attempting to define good in terms of natural properties such as flourishing। उसने बोला ना गुड, गुड क्या है? सॉरी, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी शायद, लेट मी शो इट अगेन। हम लास्ट ही पॉइंट्स में आ गए। अब अभी मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे ना? ठीक है हाँ सर। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी शायद आपको, अब विजिबल हो जाएगी। हाँ, तो जी मूर के हम बात कर रहे थे। ही टोल्ड दैट द अरिस्टोटल का अप्रोच कमिट्स अ नेचुरलिस्टिक फैलेसी by attempting to define good in terms of natural properties। Moore insisted that good is a non-natural property। आप देखो ना, गुडनेस कोई नेचुरल, नेचर में आपको गुडनेस दिखती है क्या? सच, ये तो एक नॉन नेचुरल चीज है ना। हम इसको किसी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक पे रिड्यूस नहीं कर सकते इन चीजों को। गुडनेस की कोई बात हुई या फिर किसी भी तरह की आइडिया की बात हुई, ये नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी के होते हैं। सो जेई मूर ने ये क्रिटिसिज्म किया था, ये आप मेंशन करेंगे जरूर। कंक्लूजन पे आते हैं। अब प्लेटो और एरिस्टोटल ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टोन ले किया था वेस्टर्न फिलोसफी में। हमेशा ये बात मेंशन करनी है अगर कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है। नहीं भी आता तो आप प्लेटो के, आपको पता है कि प्लेटो के बारे में एन वाइटेड ने क्या कहा था? कोई मुझे बता सके एन वाइटेड ने क्या कहा था प्लेटो के बारे में? वो हम सर, कंक्लूजन इयन व्हाइटनेट ने बोला कि द एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी जस्ट द फुटनोट ऑफ द प्लेटोज आइडिया। हाँ, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। बट इनके कुछ सब्सटैंशियल क्रिटिक थे। फाउंडेशनल स्टोन इन्हें दिए बट सब्सटैंशियल क्रिटिक थे, जैसे कि मेटाफिजिकल डुअलिज्म का क्रिटिक था कि ओवरली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दिए विच इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एम्पेरिकल रियलिटी, इसलिए हमारी फिलोसफी आगे डेवलप भी हुई। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने एम्पेरिकल सब्सटेंस थ्योरी दी, बट उनकी लिमिटेशन क्या थी? इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द मेंटल फिनोमेना एंड मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग।
मेंटल फिनोमेना से मेरा मतलब है जो रेने डेकार्ट ने इनका क्रिटिसिज्म दिया था ना कि भाई माइंड और बॉडी ये दो डिफरेंट चीजें हैं. हाउ डू दे इंटरेक्ट, यू हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट. आपने तो सिंपली बोल दिया कि माइंड जो सब्सटेंस है वो माइंड एंड मैटर का से बना हुआ है. बट हाउ द बोथ डिफरेंट थिंग्स जिनकी प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट है वो एक दूसरे को साथ कैसे रहती हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करती है, आपने एक्सप्लेन नहीं किया. फिर मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है भाई? सीधी बात है, कॉज फिर इफेक्ट ये बोलती है. यहाँ पे सर आवाज नहीं आ रही आपकी. लास्ट पॉइंट है, लेट मी डिस्कस. शायद डिस्कनेक्ट हो गया वापस से. लास्ट पॉइंट है क्या सुना था? लास्ट पॉइंट आपने क्या सुना था, प्लीज बताइए. हेलो. हाँ सर, ये रेने डेस्कार्ट के बाद कॉज इफेक्ट वाला ठीक है. मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. हाँ, कैसे अलग है? देखो ये क्वेश्चन पूछा आ चुका है. इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी हाउ अरिस्टोटल्स कॉजेशन डिफर्स फ्रॉम द मॉडर्न कॉजेशन. तो सी, एक तो कॉज एंड इफेक्ट आपको एक्सप्लेन किया दैट देयर इज अ कॉज व्हिच कम्स आफ्टर द इफेक्ट, वो फाइनल कॉज. आल्सो अरिस्टोटल इंट्रोड्यूसेस द टेलीलॉजी इन कॉजेशन. और साइंस जो है, मॉडर्न साइंस जो है वो टेलीलॉजी ऐसी कोई चीज मानती ही नहीं है ना. तो हम ये भी बोलते हैं कि अरिस्टोटल्स कॉजेशन इज टेलीलॉजिकल और मेटाफिजिकल. while scientific causation is epistemological. ठीक है. साइंटिफिक जो है वो क्या करता है, फिनोमेना को देखा, उसके पीछे का कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करी. अरिस्टोटल जी जो हमारे हैं वो तो सीधे पर्पस मेटाफिजिक्स से जोड़ दे रहे हैं चीजों को, राइट. तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है. एपिस्टेमोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है? प्लेटो ने इनेट नॉलेज पे एम्फसाइज किया, which is contrasted with more empirical and experience-based approaches. Aristotle was laying emphasis on strict empiricism, which is insufficient for explaining certain types of knowledge. Certain type of knowledge कौन सी? जैसे हमने बात करी हमारे कांट जी ने कि भाई आप हर चीज को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते. ना ठीक है. कांट ने जो बात करी थी कि आप हर चीज को एक्सप्लेन कर नहीं सकते सिर्फ स्ट्रिक्ट एम्पिरिसिज्म. एक्सियोलॉजी में प्लेटोस ट्रांसेंडेंटल गुड इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग इम्प्रैक्टिकल. जैसे कि अरिस्टोटल ने बोला था कि इट इज इम्प्रैक्टिकल, डिटैच्ड फ्रॉम द ह्यूमन एक्शन. नीचे ने बोला अरिस्टोटल्स वर्च्यू एथिक्स इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, जैसे कांट ने बोला, एंड लैकिंग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. हाउएवर डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, लास्ट में ये मेंशन करना है, द इंड्योरिंग इंपैक्ट ऑफ देयर आइडियाज. सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर. अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? कहाँ तक आई थी आवाज? सर आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है सर. कहाँ तक क्लियरली सुन पाए थे? एरिस्टोटल वाला लास्ट लाइन जो बोली आपने, एक्सियोलॉजी वाली बात सुन लिया था, ब्रेक हुई थी. अच्छा. तो हाँ, तो प्लेटो की ट्रांसेंडेंटल गुड को क्रिटिसाइज किया गया दैट इट इज इम्प्रैक्टिकल, जैसा हमने नीचे का देखा था. एरिस्टोटल ने भी उस चीज को क्रिटिसाइज किया था. और वहीं पे एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स को हमने देखा कि इट इज वेरी मच कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, इट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. जैसे कि कांट ने बताया हमको कि भाई एथिक्स के अंदर तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकती एथिक्स, तो सब्जेक्टिव हो जाएगी. हाउएवर फाइनली हम बोलेंगे डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म
the enduring impact of their idea. Enduring आज तक है. Their ideas highlight their significance and continued relevance of engaging with their philosophical contributions. आज भी जो philosophy है वहाँ पे हम अरिस्टोटल और प्लेटो की बात करते हैं, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट वहां से शुरू हुए थे वो आज भी पर्पस ऑफ डिबेट बने हुए हैं. तो इस तरीके से हमने प्लेटो और अरिस्टोटल को कंपैरेटिवली स्टडी किया है. आपके कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए. सर ये जो आपने लास्ट में ये एक लाइन ये पैराग्राफ बताया है, इसको हम जो प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड या किसी और फिलोसॉफी से जो कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं उसमें उसको एज ए कंक्लूजन यूज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. मैं तो ये बताऊंगा कि अगर आपको जस्टिस करना है ना किसी भी क्वेश्चन के साथ, किसी भी फिलोसफर के साथ, तो ये जरूरी है, क्योंकि वो एक महान दार्शनिक है तभी आपके सिलेबस में आया गया है. तो लास्ट में उसको जरूर कहीं ना कहीं उसके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट कीजिए कि डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म इन फिलोसोफर का कंट्रीब्यूशन बहुत रेलेवेंट था. जैसे डेकार्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रेलेवेंट था. जैसे उनकी वो कोगिटो अर्गो सम हो या फिर उनका माइंड बॉडी वाली जो उन्होंने दिया था आंसर, वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं था. बट डिबेट तो चालू हो गई ना फिलोसफी में डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट में प्लीज एक छोटा सा आप उनको ठीक है. कंक्लूजन तक आप लोगों ने सुन लिया होगा. 2-3 बार स्क्रीन ब्रेक हो गई, सॉरी फॉर दैट. चलिए, आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. आप लोगों के कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए. सर इस जो आपने आज ये रिवीजन कराया है इसके बेसिस पे अब जो होगा जो पीवाई जो आप एक आंसर राइटिंग का भी सेशन लेंगे ना सर? हाँ, आंसर राइटिंग का सेशन लेंगे. उसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे इस कंटेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको कुछ डिफरेंशिएटेड चीजें दे दें जो आपके नोट्स में कहीं ना कहीं मिसिंग है. जैसे आप कभी भी एपिस्टेमोलॉजी में इमैनुअल कांट को नहीं लेके आते, आप कभी भी गॉटलिब फ्रेगे को इनको नहीं लेके आते, ह्यूम को नहीं लेके आते कॉजालिटी में. तो इन सब चीजों को आपको प्रोवाइड करें. अब जब आंसर राइटिंग होगी तो आपकी वो ट्रेडिशनल पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये नए पॉइंट्स जो कि आने जरूरी हैं, क्योंकि एग्जामिनर वही रिपीटेड पॉइंट्स ओवर द इयर्स, सेम एग्जामिनर ही रहते हैं मेरे ख्याल से, यूपीएससी चेंज नहीं करते बहुत ज्यादा. तो वो रिपीटेड चीज देख रहे हैं, तो उनको कुछ नया देखने को मिले और वो इस चीज को अप्रिशिएट करें. तो हम आंसर राइटिंग में इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करेंगे. हाँ, सोल मॉडल कुछ कह रहे थे आई थिंक. विवेक आप कुछ कह रहे थे? विवेक सर मेरा फोन वर्क नहीं कर रहा है. विवेक की आवाज क्लियरली नहीं आ रही है. आप ट्रैवल कर रहे हैं सर? ठीक है, आप लोगों के कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन कीजिए, मेंशन कर दीजिएगा ग्रुप में भी. कल हम रैशनलिज्म पे आएंगे और वहीं पे हम इंटीग्रेटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बेसिक तो समझ ही गए होंगे जब आपने पढ़ा है अभी तक. तो ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. कोई डाउट हो तो प्लीज ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा. ओके सर, थैंक यू सर. जी, थैंक यू टू ऑल.